सेल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान से इसका चित्र भी बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं भाई। ये सेल है, ठीक है। सेल का जो एनिमल अगर सेल है, एनिमल सेल का आउटर पोर्शन होता है प्लाज्मा झिल्ली, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या सेल झिल्ली, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है, ठीक है। और अगर यही प्लांट सेल होता तो ये तो होता ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह का होता ही गोल, और इसके ऊपर सेल वॉल होता है, इसके ऊपर सेल वॉल होता, सेल वॉल का लेयर होता। तो हम दोनों तरफ, दोनों में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है। पादप कोशिका में पहले सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन ही बाहरी आवरण होता है, आउटर कवरिंग। तो ये सेल वॉल का कुछ चीजें पढ़ते हैं भाई, इसकी कुछ फिजिकल विशेषताएं पढ़ लेते हैं, भौतिक विशेषताएं। ये क्या होती है? यह पौधों में पाई जाने वाली, यह पौधे और जंतु को, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पाई जाने वाली पतली, एक तो पतला होगा, थिन फिल्म टाइप का होगा, एकदम पतली, लचीली होगा, फ्लेक्सिबल होगा। अर्ध पारगम, अर्ध पारगम, पारगम मैंने आधा पार होने देगा, सब चीज पार नहीं होने देगा, कुछ चीजें पार होने देगा, ठीक है। अर्ध पारगम्य होती है ये, सेमी परमिएबल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल, ठीक है। जो यही लिखेगा कि कोशिका झिल्ली एक पतली, लचीली, अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो साइटोप्लाज्म को घेरे रखती है, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन किसको घेर के रखा है? साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म है इधर, ये बीच में केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म चारों ओर है, तो साइटोप्लाज्म को घेरे रखती है, ठीक है। इसकी मोटाई 5 से 8 नैनोमीटर, नैनोमीटर है, कहीं 5 से 10 नैनोमीटर लिखा हुआ है, बट 5 से 8 अच्छा इसकी मोटाई है, इसी को सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए 1972 ईस्वी में 2 वैज्ञानिकों ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, सॉरी 1972 होगा, हाँ 1972 ही होगा, ठीक है। 1972 में 2 मॉडल, एक ने मॉडल पेश किया, 2 विद्वानों का नाम था सेंगर, ठीक है, एंड निकोलसन, निकोलसन। ये जरूर बना दे, एग्जाम में आपको बहुत नंबर दिला देगा, ठीक है। ये जो सिंगर एंड निकोलसन ने जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है लिक्विड मोजेक मॉडल, ठीक है। लिक्विड फ्लूइड लिखिए, फ्लूइड, फ्लूइड, लिक्विड और फ्लूइड में बहुत अंतर है। लिक्विड, लिक्विड कहने का मतलब होता है कि एक लिक्विड जो स्थिर है, ठीक है, तरल पदार्थ जो स्थिर है। फ्लूइड में उसमें गतिशीलता साथ साथ में उसकी, उसमें फ्लोइंग रहती है, लिक्विड ही है लेकिन फ्लोइंग पोजीशन में, ठीक है। तो फ्लूइड मोजेक, मोजेक मॉडल, इसने एक फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया, ठीक है। बस यही इसका स्ट्रक्चर है जो हम लोग समझ जाएंगे अभी। इस मॉडल में क्या, इस मॉडल में क्या कहता है, इन दोनों ने जो फ्लूइड मोजेक मोजेक मॉडल दिया, इसमें क्या कहता है भाई कि इस,
कि सेल मेम्ब्रेन, ये कहता है सेल मेम्ब्रेन क्या है? फॉस्फोफिलिड 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 मॉलिक्यूल्स से बने बाइलेयर है, ठीक है। कहता है कि फॉस्फोफिलिक मॉलिक्यूल से बना हुआ 2 लेयर है, बाइलेयर है। फॉस्फोफिलिड, तो फॉस्फोफिलिड के अणु से बना हुआ, मॉलिक्यूल से बना, फॉस्फोफिलिड का मॉलिक्यूल बना देते हैं। 1 2 3 4, बीच में हम गैप किसी और वजह से छोड़ देते हैं, फिर 1 2 गैप छोड़ देते हैं, क्योंकि गैप इसमें दूसरा चीज अभी दिखने को मिलेगा, ठीक है। 2 लेयर है यही, थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह करके 2 लेयर है। फास्फो, ये क्या है? फास्फोलिपिड। ये क्या है? फास्फोलिपिड का दूसरा मॉलिक्यूल, ये फास्फोलिपिड का तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 10वां, 12वां, 11वां, ठीक है। बीच में जो स्पेस है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो होता है, इसका हेड और टेल होता है। एक हेड हमने बना दिया, टेल ऐसे कर दो, टेल 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 टेल, सब में टेल बना दो, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड का टेल, ठीक है भाई। ये फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर बन गया, जिसके आंतरिक वातावरण, इंटरनल स्पेस, ये जो इंटरनल स्पेस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये इंटरनल स्पेस जो दिख रहा है, कहता है ये इंटरनल स्पेस जो होता है वो फ्लूइड है। इंटरनल स्पेस एक तरल वातावरण है, लिक्विड एटमोस्फेयर है, ठीक है। यही कहना है उसको, जो ये, और इस तरल वातावरण की स्थिति, पोजिशन किस स्थिति में है? ये गतिशील है, ठीक है, स्थिर नहीं है, गतिशील है, मतलब इन मोशन है, वो चल ही रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग है। ये जो 2 फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो क्या है? लिक्विड है, और वो लिक्विड स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, दिस इज गतिशील और प्रवाह में है, फ्लोइंग में है, ये बह चल रहा है, ये इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन बह रहा है, ये गतिशील है ये, ठीक है। अब ये उसके बाद साथ में लिख दे कि ये गतिशीलता क्यों होती है, ये लिक्विड क्यों होता है, लिक्विडिटी, ठीक है। फ्लूइड क्यों है अंदर, फ्लूइड होने का क्या वजह है? इसका कई वजह है। इस फ्लूइड होने का वजह, एक तो जो इसका टेल है, ये सब टेल है, ये जो टेल है वो फैटी एसिड से बना होता है। टेल, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का टेल किससे बना है? फैटी एसिड से बना है, ठीक है। फैटी एसिड का डिकम्पोजिशन होता है, लिक्विड पैदा होता है, एक रीजन। दूसरा रीजन, इसके लोअर सेल में, मतलब परत रहता है ना, ये तो आउटर है, ये वाली आउटर लेयर है, ये वाली इनर लेयर है, ठीक है। इसके नीचे साइटोप्लाज्म है, इसके नीचे साइटोप्लाज्म है। तो इस लेयर में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे दिखा दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल, इसको थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा करके ऐसे करके निकाल के कोलेस्ट्रॉल दिखा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह का कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो विघटित होकर लिक्विडिटी देता है यहाँ, ठीक है, फ्लूइड बनाता है। 2 रीजन। तीसरा, इसमें ऑलरेडी प्रोटीन, कई इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये इस खाली जगह में एक प्रोटीन दे दीजिए, इस तरह का प्रोटीन। देखिए ये प्रोटीन सिर्फ एक ही लेयर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाहरी लेयर से जुड़ा हुआ। देखिए ये वाला एक प्रोटीन दे दीजिए, ऐसे करके कुछ इस तरह करके यहाँ प्रोटीन दिखा दीजिए, ठीक है। प्रोटीन, ये प्रोटीन को आप एक्सटर्नल प्रोटीन नाम दे दीजिए, एक्सटर्नल प्रोटीन,
डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, इस मोजेक मॉडल में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। तो ठीक है, ये प्रोटीन की उपस्थिति, एक प्रोटीन ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने इस तरह करके कोलेस्ट्रॉल दिखा दिया, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल ऐसे करके लिख देंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। प्रोटीन एक एक्सटर्नल प्रोटीन भी इसमें यूज होता है, एक्सटर्नल प्रोटीन ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल, इसको लिख देंगे एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन, ठीक है। एक प्रोटीन होता है इस तरह का चैनल बनाता है, ठीक है, ये चैनल बनाता है, दोनों के बीच से एक चैनल निकल गया, ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है। इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम इस लेयर से हटा नहीं सकते हैं, चाहे कितनों भी दवा, कोई भी क्रीम लगा दो या कुछ भी कर लो, लेकिन ये एक्सटर्नल प्रोटीन है, तो दवा के मदद से, क्रीम की मदद से, कई तरीके से इसको हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, हटाया नहीं जा सकता, इंटीग्रल पार्ट है प्रोटीन। या फिर इसको कहा जाता है इम्बाइब्ड प्रोटीन, इम्बाइब्ड मतलब जुड़ा हुआ, ये पूरी तरह से दोनों लेयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इम्बाइब्ड प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या काम है भाई, ये वाली प्रोटीन का काम है, ये प्रोटीन एक चैनल देता है, चैनल प्रदान करता है। ये देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य है, तो अर्धपारगम्य का मतलब झिल्ली के आसपास, झिल्ली के आर पार कुछ चीजें पार हो सकती है, कुछ चीजें फिर सेल से लेके बाहरी वातावरण में जा सकती है, कुछ चीजें बाहरी वातावरण से सेल के अंदर आ सकती है, कुछ चीजें सेल से बाहरी वातावरण में जा सकती है। कुछ चीजें, कौन सी चीजें, न्यूट्रिएंट्स, जो सेल के लिए आवश्यक है, वो क्या होगा, वो अंदर आ सकता है, सेल के लिए विषैला है, सेल के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद इसके सेल के अंदर बहुत सारे काम होंगे, श्वसन होगा, वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट विषैला होता है उसको वो निकलेगा, और जरूरत की चीजें, सूर्य की रोशनी, विटामिन डी घुसेगा, हवा घुस सकता है, ऑक्सीजन घुस सकता है, वो अंदर आ सकता है। तो अर्धपारगम्यता, ये सेल जो होती है अर्धपारगम्य होती है, सब चीजें बाहर अंदर नहीं जा सकती है, सब चीजें बाहर अंदर नहीं जा सकती है, कुछ चीजें बाहर अंदर जा सकती है, कुछ चीजें स्वयं अपने आप उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हवा, ऑक्सीजन हमारे छिद्रों के थ्रू, हमारे जो बॉडी में इन छेदों के थ्रू आसानी से पार हो जाता है, किसी को कोई परमिशन नहीं होता है। और कुछ चीजों को पार करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, तो वो ताकत का काम ये प्रोटीन करता है, इम्बाइब्ड प्रोटीन, ठीक है, वो मद फोर्स लगा देता है। तो इम्बाइब्ड प्रोटीन क्या होता है, एक चैनल दे दिया गया, ठीक है, इसके थ्रू कोई चीज को जो हमारे शरीर के लिए अंदर जाने के लिए जरूरत है, इस चैनल के थ्रू, इस प्रोटीन चैनल, प्रोटीन ये रास्ता भी है, प्लस ये फोर्स भी लगाता है अंदर आने के लिए। तो इम्बाइब्ड प्रोटीन का ये काम है, ठीक है। तो इम्बाइब्ड प्रोटीन हमने दिखा दिया। अभी हम एक मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, ठीक है, ओनली एक मॉलिक्यूल लिए फास्फोलिपिड का, ये हेड, ये टेल। हेड किससे बना है, हेड बना है, ये जो नीचे वाला है ये फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड से बना है, ठीक है। इसके विघटन होने से लिक्विडिटी यहाँ पे पाई जाती है, और ये क्या होता है, पानी से डरता है, ये टेल जो है पानी से डरता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, ठीक है, पानी से डरता है। और ये ऊपर वाला पानी से नहीं डरता है, वो हाइड्रोफिलिक बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। ऊपर वाला पोर्शन
फास्फोरस और फास्फोलिपिड नाम ही है। फास्फोरस और लिपिड से बना होता है ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला फैटी एसिड से बना होता है। ठीक है। जब देखिए ये बाहरी वातावरण है ना, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब गर्मी होता है तो यहाँ ये जो निचला वाला पोर्शन टेल सिकुड़ता है और अलग अलग ठंडा में अलग स्ट्रक्चर बना लेता है। ये टेल का ही काम होता है, तो अंदर में अपना अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते रहता है। ठीक है भाई। तो ये भी लिख सकते हैं, जो इसका टेल है, ये टेल फास्फोलिपिड एसिड का टेल है, वो कोशिका को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है, क्योंकि गर्मी ठंडा की वजह से। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्या। आगे और इसमें क्या पढ़ ले, हाँ, अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं कहाँ, दो परत है, एक परत या दो परत हमने दिखाया। तो ऊपरी परत में, ऊपरी परत में प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। और लिपिड के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। तो ऐसे 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 जब करोगे तो एक जगह पे ऐसे ऐसे कर देना, इसको इसको लिपिड लिपिड बता दो, और एक ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ भी स्ट्रक्चर बना देना तारा टाइप का। ठीक है। इसको आप क्या बता दो, प्रोटीन बना दो, प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या तो ये लिपिड से जुड़ा होगा, इस तरह करके दिखा दो। ठीक है। या तो लिपिड से जुड़ा होगा, या तो प्रोटीन से जुड़ा होगा। ठीक है। ऐसे करके दिखा दो। लिपिड से जो जुड़ा है उसको क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ही है, नाम इसका ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि लिपिड से जुड़ा हुआ है और ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो आप लिख सकते हो से ऊपरी परत के, ऊपरी परत, ठीक है, बाह्य परत, इस परत में, अंदर वाला नहीं, जो साइटोप्लाज्म को छूता है वो वाला नहीं, जो बाह्य वातावरण को छूता है वो वाले में लिपिड और लिपिड और प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की अल्प मात्रा होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अल्प मात्रा होती है, जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में रहती है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मोजेक मोजेक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या बोलता है, एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है। नेटवर्क बनता है, जिस वजह से, ये भी एक वजह होता है कि यहाँ लिक्विड होता है। ठीक है। इस मोजेक बन जाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, जिस वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन होती है। कई वजह है लिक्विडिटी मेंटेन, ये लिक्विड, ये फ्लूइड इन्वायरमेंट का कई वजह है। एक, फैटी एसिड पिघलता है, दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति, कोलेस्ट्रॉल को नीचे वाले में दिखाना, नीचे लेयर में। ठीक है। और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का मोजेक नेटवर्क, ठीक है, मोजेक नेटवर्क, इसके वजह से भी ये लिक्विडिटी बनाए रखता है। तो मैं एकदम शॉर्ट में लिख दिया, बहुत बड़ा चीज। ठीक है। अब मैं मैप बना के आपको दिखा देता हूँ फिर से, ताकि मैप ये बनाइए आप, अगर यूट्यूब वाला मैप या कहीं गूगल वाला मैप बना ही नहीं सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। इसीलिए आप मेरा वाला मैप बनाइए। आप लोग आप बताइएगा क्या क्या होता है मैप बनाते समय। देखिए, ये तो सर्कुलर बनाएंगे इस तरह करके। ठीक है। तो बहुत अच्छा है। ठीक है। ये क्या है, ये सब, ये जो गोल गोल है और नीचे ये क्या है, क्या बना रहा हूं मैं,
टेल है सर। फास्फोलिपिड, ये पूरा ये क्या है? फास्फोलिपिड मोलिकुल, फास्फोलिपिड मोलिकुल, ठीक है, मोलिकुल, ठीक है। मोलिकुल्स नहीं होता है, बायोमोलिकुल्स होता है। मोलिकुल्स होता है निर्जीव पदार्थ में, नॉन लिविंग में उसे मोलिकुल कहा जाता है, और लिविंग बॉडी में ये सब चीजों को बायोमोलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये बता दीजिए, ये जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है दोनों डाइलेयर के बीच में, वो किस तरह क्या है? फ्लूइड है, फ्लूइड। स्टैटिक है या स्टैटिक है क्या? नहीं है, नहीं स्टैटिक नहीं है। फ्लोइंग है, ठीक है। या गतिशील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन मोशन, क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड से ही पता चल जाएगा, फ्लूइड ही लिख देंगे ना, इसी से पता चल जाएगा गतिशीलता है इसका, ठीक है। इसको डायनेमिक बोल सकते हो, ठीक है, डायनेमिक, डायनामिक। इस फ्लक्स में ये वाली क्या है? ये वाली पोर्शन फ्लक्स की भी बोल सकते हो, ये वाली जो है फ्लक्स में ये डायनामिक रूप से ये होता है, ठीक है। क्या कारण है इसका फ्लूइड होने का? ये वाले ये में 4 कारण बताओ। यहाँ फ्लूइड इतना मेंटेन क्यों होता है और गतिशील क्यों है ये? एक, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मोजेक नेटवर्क की वजह से। दूसरा, फैटी एसिड विघटित होकर फ्लूइड बनाता है। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। चौथा, प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। समझ गए? आगे बढ़ूं? उसके बाद ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? ये वाला ऐसे करके बना के दिखाना है, वो वाला सर ये क्या लिखेंगे प्रोटीन इसका है। नाम? इम्बाइब्ड प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। ये इम्बाइब्ड एकदम पूरी तरह से दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। ये क्या काम करता है? प्रोवाइड चैनल्स, ठीक है, चैनल्स देता है, रास्ता देता है कि कुछ चीजें को, सब चीजों को बाहर भीतर नहीं करेगा, कुछ चीजें को, विषैला चीज को ऑटोमेटिक बाहर करेगा, और न्यूट्रिएंट चीज को अंदर ले जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं, कुछ विषैला चीज ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिक अंदर आ जाएंगे, लेकिन कुछ ही आएंगे, कुछ सब नहीं आएंगे। और कुछ को लाने के लिए शक्ति चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी यहाँ उपस्थित प्रोटीन देता है। प्रोटीन कहीं भी उपस्थित हो सकता है, यहाँ हर जगह इसके साथ प्रोटीन है, ठीक है, हर के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है, प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला पोर्शन ऐसे लिखेंगे, ये टेल ऐसे बनाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ गलत टेल बना दिया, अंदर की तरफ, ठीक है। तो प्रोटीन एनर्जी का काम करता है, ये इम्बाइब प्रोटीन। यहाँ एक एक्सटर्नल प्रोटीन दे दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए एक्सटर्नल प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हर जगह है, पूरे प्रोटीन है। प्रोटीन एनर्जी देने का काम करता है, प्रोटीन लिक्विडिटी देने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हर जगह मैं एक ही दिखा रहा हूं, हर जगह कार्बोहाइड्रेट मिलेगा लेकिन अल्प मात्रा में। तो ये या तो लिपिड के ऊपर, लिपिड के ऊपर इस तरफ, या तो प्रोटीन के ऊपर इस तरह। लिपिड के ऊपर तो ग्लाइकोलिपिड, और इससे इम्बेडेड है, उससे जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन। ये इस तरह से कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। बस इतना ही है। और क्या? यहाँ कोलेस्ट्रॉल दिखा दीजिएगा, ठीक है, इस जगह पे कोलेस्ट्रॉल दिखा दीजिएगा, ठीक है। एक मैप इसी तरह का मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं अपलोड भी कर दिया हूँ नोट्स में, वहां पे ऐप में। ये दिख रहा है? तुषार दिख रहा है मैप? ये
डायग्राम, आपको आवाज ही नहीं आता है। हाँ सर दिख रहा है सर। तो ये दिख रहा है ना सब आपको, ये पॉलिश, ये वो वाली, मतलब ये 2 लेयर आपको दिख रही है, ठीक है। उसके बाद ये एम्बेडेड प्रोटीन, ठीक है, या इसको इंटीग्रल प्रोटीन कर सकते हैं, इसको पेरिफेरल प्रोटीन बोल दीजिए या एक्सटर्नल प्रोटीन बोल दीजिए। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल बन के है, प्रोटीन यहाँ भी है, पेरिफेरल प्रोटीन देखिए यहाँ भी एक दिखा दीजिए, दोनों साइड प्रोटीन कहीं भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद वो नहीं दिया हुआ है जो मैं बताना चाहता है, कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ और प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इस फ्लक्स फ्लक्स पे क्या लिखिएगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैं वही समझा दिया, गलत वर्ड होगा उसको क्या, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइडिटी, फ्लूइड लिख दीजिएगा, फ्लूइड इन्वायरमेंट इस बीच वाले में, फ्लूइड इन्वायरमेंट। एक अलग से फॉस्फोलिपिड क्या कहते हैं उसको, हाँ फॉस्फोलिपिड, उसमें फॉस्फोलिपिड ही कहते हैं उसे। फॉस्फोलिपिड का एक अलग से मॉलिक्यूल बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये टेल, ये वाली टेल है, टेल फैटी एसिड से बना होता है। ये किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड, फास्फोरस और लिपिड, ठीक है। और नीचे वाला भाग क्या होता है, पानी से डरता है, इसीलिए पानी को अंदर आने नहीं देता है ये, ठीक है। इस नीचे वाले भाग को कहते हैं हाइड्रो, टेल को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला। ऊपर वालों का हाइड्रोफिलिक, पानी से नहीं डरने वाला, ठीक है। हाइड्रोफिलिक फास्फोरस और हाइड्रोफिलिक फास्फोरस और लिपिड से बना होता है, ये फैटी एसिड से बना होता है, ठीक है। बस यही स्ट्रक्चर है, यही है, इतना याद कर लीजिए काफी है, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। बस आपको क्या क्या आपको सेलेक्ट करना है वो नोट्स में आपको लिखा ये है, दिया हुआ है, वो सेलेक्ट करके आराम से बनाते रहो। ये पोर्शन समझ में आया आपको पूरी अच्छे से? यस सर। ये बना लोगे ना ये स्ट्रक्चर? यस सर बना लेंगे। चलिए फिर कल से हम लोग, कल पढ़ते हैं हम लोग, कल साइटोप्लाज्म, ठीक है। आज नहीं, फिर इसका अभी ये फंक्शन नहीं पढ़े ना, फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, अभी फंक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो फंक्शन तो आपको पता चल ही, देखते ही पता चल गया होगा कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं भाई, इसमें ही, इसके डिस्क्रिप्शन में ही पता चल गया होगा, फिर भी हम करते हैं अच्छा से। फंक्शन में क्या है भाई, ये भी प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है, सेम उसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक चीज, एक स्थिर वातावरण जो इंटरनल पोर्शन होता है, जो कोशिका के इंटरनल पोर्शन में एक कांस्टेंट कांस्टेंट इन्वायरमेंट देता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, ठीक है। वो मैनेज कर लेता है ठंडा और गर्मी में। बाहर ठंडा है कोई बात नहीं, अंदर का टेम्परेचर या अंदर का इन्वायरमेंट उसी तरह रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है ये, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये भाई, इसीलिए ये क्या करता है, 2 काम करता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो हिंदी वाला कुछ मतलब, एंडोसाइटोसिस ऐसी, इसी को हिंदी में कर दीजिएगा, ठीक है। एंडोसाइटिसिस और एक एक्सोसाइटिसिस। एक्सोसाइटिसिस, एक्सोसाइटिसिस क्या होता है, वही वाला
चैनल के थ्रू बाहर निकालना, जो विषैले पदार्थ है कोशिका के लिए उसको बाहर निकाल देना, और जो आवश्यक चीजें हैं उसको अंदर ले आना। आवश्यक चीजें को अंदर ले जाने को साइटोसिस कहते हैं, और गंदे चीजों को बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। ये बहुत बड़ा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन क्या है? कोशिका झिल्ली को एक स्ट्रक्चर देता है भाई, ये कोशिका को झिल्ली को एक स्ट्रक्चर देता है। कोशिका की सेल की कैपेसिटी को ये करता है, इंक्रीज करता है, मजबूती देता है, तो कैपेसिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ये साइटोस्केलेटन को स्थिर रखने का काम करता है। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन क्या है? जैसे हमारा बॉडी को कौन स्थिर रखता है? स्केलेटन, कंकाल। उसी तरह साइटो मतलब कोशिका, कोशिका का भी एक कंकाल होता है, ठीक है। तो साइटो स्केलेटन को पकड़ के रखता है, या उसको एंकरिंग करता है, एक तरफ से समझ सकते हो कि उसको एंकरिंग करता है, या उसको अब उसी जगह पे, जिस जगह पे वो है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनाए रखता है। साइटो स्केलेटन। ये मेरे मुंह से हमेशा साइक्लो निकल जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं मैं साइटो को साइक्लो बोल दिया हूं तो खुद ही रिपेयर कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। 3 गो काम बता दिया। चौथा काम, इसका क्या है? कभी कभी ये एक्ट एज ए एंजाइम। समटाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज एन एंजाइम, मतलब जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस होगा कोशिका के अंदर में, उसको बढ़ाने का या घटाने का काम करता है, ठीक है। एक्ट्स एज एंजाइम, हम बढ़ाने का ही काम कर लीजिए, ठीक है। तो एंजाइम की तरह कभी कभी काम करता है। कभी कभी ये रिसिप्टर का काम करता है। रेसिप्टर मतलब कोई भी चीज रिसिप्शन होगा ना कि शरीर में, तो ये पहचानता है उसे। जैसे ब्लड ब्लड ओ ब्लड लेते हैं, OAB, तो ब्लड के ऊपर, सेल के ऊपर एक पहचान चिन्ह होता है, उस पहचान चिन्ह को ये पहचान सकता है, ठीक है। तो उस सब ऐसे स्थिति में एक रिसिप्टर के रूप में काम करता है। ये सेल रिकॉग्निशन का काम करता है। सेल रिकॉग्निशन, ठीक है, ये पहचानने का काम करता है कि ये सेल अपना वाला है या दूसरा वाला है, कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, ठीक है। तो सेल रिकॉग्निशन का ये काम करता है। सेल एडिशन का काम करता है, सेल को बढ़ाता है, ठीक है। ये सब क्या किए, सारे अणु सब मिल के क्या कर रहे हैं, ये सब मिलेंगे ही, मिल के टिश्यू बनाएंगे, किसी ऑर्गन बनाएंगे, तो सेल एडिशन का काम करता है। और उसके बाद वही कम्युनिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन, प्लाज्मा सेल के भीतर कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग का काम करता है। सिग्नलिंग, वही कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग मतलब हो गया वही वाला, जो इधर का चीज उधर करता है, उधर का चीज उधर करता है। न्यूट्रल अच्छे वाला चीज को अंदर कर लेता है, खराब वाले चीज को बाहर कर लेता है। तो उसी को आप एक दूसरे टर्म में कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग कर सकते हो। तो ये फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कितनी आसान चीज है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. ओके, Thank you, sir. वेलकम।